नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओम गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग अभी तक पुलिस भर्ती और पेट परीक्षा को लेकर के अपने सत्रों का आयोजन कर रहे थे और उन सत्रों के दौरान हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो साथियों, पेट की परीक्षा जो है वो पूर्व में संपन्न हो चुकी है और हमें बहुत ही आनंद है इस बात का कि हमारे पढ़ाए हुए जो प्रश्न थे या जो हमने आप लोगों को तरीका बताया था, उन तरीकों से ही प्रश्न जो है वो परीक्षा में आए हैं। और कई बच्चों ने हमें मतलब मैसेज करके या फ़ोन करके इस चीज़ से हमें अवगत कराया है और उन्होंने हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस प्रयास की प्रशंसा की। इसके लिए हमें धन्यवाद दिया। तो हम उन सभी छात्रों का, अपने साथियों का, सहयोगियों का आभार प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और जो आगामी परीक्षाएं इस पेट के माध्यम से होनी हैं उसमें वो दे करके और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो साथियों, अब जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस जो कि आगामी भर्ती परीक्षा है, इसका एक ट्रायल एक पेट के रूप में हमारा हो गया है कि हम लोग जो चीज़ों को पढ़ रहे थे, जिस तरीके से पढ़ रहे थे, वो उसी ही रूप में देखिए आपके सामने आई हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब अपनी पुलिस की तैयारी को करेंगे। और साथियों देखिए, चूंकि पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ एसआई की भर्ती भी आनी है, तो अब हम अपने क्या कहते हैं जो प्रश्न है इसमें एसआई के सिलेबस को मेंशन करते हुए, देखिए अभी एसआई के 2-3 टॉपिक्स को हमने छोड़ दिया था क्योंकि अगर सभी चीज़ों को हम एक साथ ले करके चलते तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। तो हमारा फोकस कुल मिलाकर के पेट की परीक्षा पे और कांस्टेबल के सिलेबस पे था। अब चूंकि पेट की परीक्षा समाप्त हो गई है तो अब हम फोकस अपना बढ़ाएंगे एसआई के जो 2-3 टॉपिक है। जैसे कि एसआई में पत्र लेखन का एक क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन एसआई में जो होता है वो शब्दावली से आ जाता है कि जो प्रशासनिक शब्दावलियां होती हैं कि जैसे कोई अंग्रेजी का टर्म है तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे और हिंदी के किसी टर्म का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा। तो इस प्रकार से एसआई के जो 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं पत्राचार और शब्दावलियों से, प्रशासनिक शब्दावलियों से संबंधित होते हैं। तो अब हम प्रयास करेंगे कि अपनी हर क्लास में प्रशासनिक शब्दावली और पत्राचार से संबंधित 2-2, 3-3 क्वेश्चंस के साथ आपको प्रोवाइड कराते रहें, जिससे कि पेपर के जब होने का समय हो तब तक आपके पास खूब ढेर सारी प्रशासनिक शब्दावलियां तैयार हो चुकी हों और पत्राचार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके पूर्ण हो चुके हों। तो आइए साथियों, आज एक फिर से और पुलिस भर्ती परीक्षा यूपीएसआई और कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए हम अपने आज के संवाद के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप सब हमसे जुड़ें और कॉपी और कलम लेकर जो भी चीज़ हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है, और उसको नोट करते जाएं। तो आइए आज की चर्चा का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपने अशुद्ध शब्द की चर्चा करनी है, आपको अशुद्ध शब्द बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, एक है पुष्पांजलि, बी निरापराध, सी भास्कर और डी उज्ज्वल। तो साथियों यहाँ पर अगर अशुद्ध शब्द देखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कैसे होगा, तो देखो बेटा, पहले तो इसकी शुद्ध वर्तनी देख लो। ये बनेगा इसकी शुद्ध वर्तनी निरपराध। क्या बनेगा? निरपराध। ये निरापराध नहीं होगा, क्या बनेगा? निरपराध बनेगा। और जब ये शब्द बना है तो देखो बना कैसे है, तो ये शब्द बना है निहि, उपसर्ग में मूल पद क्या? अपराध।
निधन अपराध पद लगा है। और यहाँ पर देखिए ये विसर्ग जो है वो किसमें, ये विसर्ग रा में परिवर्तित हुई है। और इस विसर्ग के साथ देखो स्वर क्या मिल गया, ये बेटा आ स्वर मिल गया। और जब देखो ये जुड़ेगा तो ये बेटा क्या बनाएगा, ये आपको देगा रा के रूप में। और जब ये रा जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ये शब्द देखो ये नी और इतने की जगह क्या आ गया, इतने की जगह मैंने बता दिया ये रा आ गया और बचा शब्द क्या, निरपराध। इस प्रकार से ये शब्द आपका बन गया शुद्ध वर्तनी। तो ये हो गई अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है, अमृत का एक पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए सुधा, बी अमीय, सी मधु, डी रसाल। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अमृत का एक पर्याय जो नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रसाल। रसाल जो होता है वो अमृत नहीं बल्कि आम का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, आम का पर्यायवाची होता है। बाकी तीनों जो होंगे वो किससे, अमृत से संबंधित हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, अमृत से संबंधित सॉरी अमृत से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। आपको कारक का प्रश्न है कि संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। और कारक का अगर पहचान करना होता तो बेटा कारक के पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, महत्वपूर्ण भूमिका विभक्ति की होती है। किसकी होती है, विभक्ति की। और संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है बेटा, संबंध कारक की विभक्ति आप सभी जानते हैं, इसकी विभक्ति होती है का, की, के। इसी प्रकार से रा, री, रे। तो का, की, के विभक्ति का प्रयोग अगर होगा तो वहां पर संबंध कारक का पद हो जाएगा। अब हम देखते हैं। तो पहला राम खाना खाता है, ठीक। दूसरा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तीसरा राम ने रावण को मारा। और चौथा माँ अपने बच्चे को मारती है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखोगे तो का विभक्ति का, की, के में यहाँ पर ये का विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ, ऑप्शन बी में हुआ, राधा का कुत्ता। राधा का कुत्ता यानी यहाँ पर इस कुत्ते का संबंध किससे दिखाया जा रहा है, कुत्ते का संबंध राधा से दिखाया जा रहा है। यानी राधा का पद जो है, ये राधा का पद जो है ये इसमें क्या है, ये संबंध कारक है। इसमें कौन सा कारक है, राधा के पद में संबंध कारक है। ठीक है, और ये किससे संबंध प्रदर्शित कर रहा है, कुत्ते से संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। रेखांकित भाग क्या है, देश भर के युवा, देश भर के युवा अब रोजगार नहीं रहेंगे, अब रोजगार नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन देखिए, ए क्रिया विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम और डी क्रिया। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी संज्ञा पदबंध। कैसे, तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये युवा शब्द दिया हुआ है, ठीक है। और युवा शब्द जो है, युवा शब्द जो है ये किसको निरूपित कर रहा है, ये संज्ञा को निरूपित कर रहा है। किसको निरूपित कर रहा है, संज्ञा को निरूपित कर रहा है। ठीक है, और यहां पर इसके साथ यहां पर देश भर के इसको जोड़ दिया गया। तो अब ये जो पद था ये पद ना रह करके क्या बन गया, ये पदबंध बन गया। और अब यहां पर ये देश भर के युवा, देखो ये युवा जो था वो संज्ञा को निरूपित कर रहा था और इसके साथ ये देश भर के जुड़ा, तो ये पदबंध किससे संबंधित हो गया, संज्ञा से संबंधित हो गया। किससे संबंधित हो गया, संज्ञा से संबंधित हो गया। तो यहां पर कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन बी राम पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन सी सीता पत्र लिखती है और डी मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण देखो बेटा, कर्मवाच्य का जो उदाहरण आपने बनेगा तो क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन ए फर्स्ट। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो राम पुस्तक पढ़ता है और सीता पत्र लिखती है, ये दोनों बेटा कर्तृवाच्य के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, कर्तृवाच्य के हो जाएंगे। और मुझसे बैठा नहीं जाता ये किसका हो जाएगा, भाववाच्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, भाववाच्य का हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। साथियों वाच्य का टॉपिक जो है इसकी पहचान मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कर्मवाच्य का मतलब होता है जहां जहां क्रिया का प्रयोग
क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो। वहाँ क्या होता है बेटा? कर्मवाच्य होता है। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्रिया क्या है? ये लिखा, ठीक है, लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाता है पत्र, ठीक है। क्या लिखा जाता है? तो पत्र। क्या लिखा जाता है? पत्र। तो क्या का जो आंसर, क्या का जो उत्तर प्रदान करता है वाक्य में, वो क्या होता है? कर्म का पद होता है। तो यानी यहाँ पर क्रिया जो है वो किसके अनुसार आ रही? कर्म के अनुसार आ रही। किसके अनुसार आ रही? कर्म के अनुसार आ रही। तो यहाँ पर वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अब हम बताएं, यहाँ पर देखो कैसे कर्म के अनुसार हो रही है, अगर उसको भी देखना है कैसे कर्म के अनुसार है, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये पत्र कैसा है? पत्र जो है वो पुल्लिंग का है। जरा ध्यान से देखो, इस चीज को समझ लो। पत्र कैसा है? पत्र पुल्लिंग का है। किसका है? पुल्लिंग का है। तो यहाँ पर देखो, पत्र पुल्लिंग का है, तो क्रिया भी कैसी आ रही है? लिखा जाता है। कैसा? लिखा जाता है। यानी क्रिया भी किसकी है? क्रिया भी पुल्लिंग की आ गई। किसकी आ गई? क्रिया भी पुल्लिंग की आ गई, ठीक है। अगर अब हम क्या करें, यहां पर ये जो पत्र कर्म का पद है, ये अगर स्त्रीलिंग का कर दें, अगर स्त्रीलिंग का कर दें और उसके अनुसार क्रिया भी परिवर्तित हो जाए, उसके अनुसार क्या हो? क्रिया भी परिवर्तित हो जाए, तो आपकी बात स्पष्ट हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ जाएगी कि ये पद में या क्रिया में परिवर्तन किसके अनुसार हुआ? कर्म के अनुसार हुआ। तो बेटा यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर पत्र की जगह क्या कर दें? हम यहाँ पर पुस्तक कर दें। अब पुस्तक देखो स्त्रीलिंग की होती है, ठीक है। पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग की, और जैसे ही मैंने लिखा तो देखो अब यहाँ क्या लिखा रहेगा? पुस्तक लिखा जाता है? नहीं, हम कहेंगे पुस्तक लिखी जाती है। पुस्तक लिखी जाती है। अब यहाँ पर देखो, क्या लिखा जाता है या क्या? अब हम कहें यहाँ पे क्या लिखी जाती है, तो आंसर क्या मिलेगा? पुस्तक लिखी जाती है। यानी ये भी पद किसका हो गया? कर्म का हो गया। लेकिन अब देखो, यहाँ पर ये कर्म अगर स्त्रीलिंग का हुआ, तो यहाँ पर इसकी क्रिया भी क्या हो गई? क्रिया भी स्त्रीलिंग की। यानी क्रिया के पद में परिवर्तन, क्रिया के पद में परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है बेटा? क्रिया के पद में परिवर्तन कर्म के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार हो रहा है। इस कारण से यहाँ कौन सा वाक्य हो गया? वाच्य, कर्म वाच्य हो गया। कैसा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए वेदना, बी अध्याय, और सी त्याग, और डी नेत्र। तो बेटा स्त्रीलिंग का जो पद है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वेदना। मैं आपको लिंग परिवर्तन बता चुका हूँ। लिंग के लिए क्या होता है? लिंग की पहचान के लिए क्या होता है? किसी भी दिए गए शब्द में लिंग की अगर पहचान करनी हो तो एक वाक्य बनाओ, एक वाक्य बनाओ और वाक्य में क्रिया को देखो। क्या करो? क्रिया को देखो, और क्रिया का जो लिंग और वचन होगा, क्रिया का जो लिंग और वचन होगा, पद का भी वही लिंग और वचन हो जाएगा। क्रिया का लिंग और वचन, पद का लिंग वचन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेदना शब्द जो है, अगर देखो हम यहाँ पर कह दें, देखो इतना कह दें, सिर्फ हम इतना कह दें, मेरी वेदना, मेरी वेदना, हम सिर्फ इतना ही लिख दें, ठीक है, मेरी वेदना। तो यहां पर क्या होगा? ये मेरी शब्द जो है, बताओ किसको निरूपित कर रहा है? स्त्रीलिंग को कर रहा है। किसको? अगर पुल्लिंग होता तो मेरी ना होता, पुल्लिंग होता तो क्या होता? मेरा होता, पुल्लिंग होता तो क्या होता? मेरा होता। अगर ये स्त्रीलिंग को निरूपित कर रहा है तो यानी वेदना का पद भी कैसा हो जाएगा? वेदना का पद भी स्त्रीलिंग का हो जाएगा। और तुमसे यही तो पूछ रहा था कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? तो वेदना। बाकी के तीनों शब्द बेटा क्या होंगे? पुल्लिंग के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? पुल्लिंग के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध आपने पहचाननी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाक्य जो दिया वो दिया है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। अब देखो क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो पहला उस पहाड़ी के पीछे, सेकंड बी उस पहाड़ी, ऑप्शन सी मेरा गांव, और ऑप्शन डी के पीछे। तो यहाँ पर देखो, पहले तो अगर क्रिया विशेषण पदबंध पहचानना है तो क्रिया विशेषण का पद देखो। तो क्रिया विशेषण का पद क्या होगा?
पीछे, पीछे जो है वो क्या, स्थान बोधक है। क्या है, स्थान बोधक है। और स्थान को अगर निरूपित कर रहा है तो स्थान बोधक जो होता है बेटा वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। स्थान बोधक क्या होता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। अब इस यहाँ पर ये एक शब्द या पद है। अब यहाँ पर पदबंध बनाने के लिए क्या होगा, इससे एक शब्दों के समूह को जोड़ेंगे। एक से अधिक शब्दों का समूह क्या होगा, इससे जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसके साथ क्या जोड़ा, तो उस पहाड़ी के इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये पूरा जो बना उस पहाड़ी के पीछे ये क्या बन गया, ये बन गया क्रिया विशेषण पदबंध। क्या बन गया, क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा, उस पहाड़ी के पीछे ये क्रिया विशेषण पदबंध का क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। बोलो बात स्पष्ट है कि नहीं है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखें, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। साथियों ऐसा प्रश्न जो है संभवतः आपके पेपर में ना पूछा जाए, है बहुत ज़्यादा आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है श्रृंगार के भेद कितने होते हैं, श्रृंगार के भेद कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक हो गया संयोग और दूसरा हो गया वियोग, संयोग और दूसरा हो गया वियोग। ठीक है बेटा। अब अगर दूसरा पूछ ले तो पूछ सकता है वियोग का अन्य नाम क्या है, वियोग का एक अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम हो जाता है विप्रलंब। लेकिन अब अगर यहाँ पर वियोग श्रृंगार की दशाएं पूछेगा कि किन किन दशाओं में वियोग श्रृंगार पाया जाता है, तो ये बेटा देखिए आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आंसर तो बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आपके सिलेबस से बहुत ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आएगा तो कभी भी इसके भेदों की चर्चा नहीं करेगा, संख्या के रूप में आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर लिखा लीजिए, वियोग श्रृंगार की दशाएं जो है वो बेटा 10 मानी गई हैं। यानी दशाओं का मतलब होता है कि मन में जो वियोग का भाव है, ठीक है, वियोग का मतलब अलगाव की स्थिति में जो भाव उत्पन्न होता है वो किस किस रूप में हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बेटा उसकी साहित्यकारों ने या कवियों ने 10 दशाएं मानी हैं, 10 भेद माने हैं। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार की अवस्थाएं जो होती हैं वो 10 अवस्थाएं या 10 भेद होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। यानी विस्मयादि बोधक अव्यय में निम्न में से किसका प्रयोग प्रशंसा के रूप में नहीं किया जाता, प्रशंसा के रूप में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए साधु साधु, बी सुंदर, सी बाप रे बाप और डी शाबाश। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर प्रशंसा करनी तो हम लोग कहते हैं साधु का मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया, साधु साधु है। सुंदर का मतलब बहुत अच्छा, ये भी प्रशंसा हो गई। और जब कोई सफल हो जाता तो जैसे आप ही परीक्षा में सफल होंगे तो हम कहेंगे शाबाश, क्या किया तुमने, मैदान जीत लिया मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों तो हो जाएंगे, लेकिन बाप रे बाप ये शब्द कब निकलता है, ये शब्द वियोग के समय निकलता है। जैसे ईश्वर ना करे, ठीक है, किसी कारणवश आप परीक्षा में सफल ना हो पाओ और आपकी बहुत तैयारी रही हो, हमें भी आपकी परीक्षा में सफल होने की पूरी उम्मीद रही हो, हम भी ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये बालक तो क्या करेगा, परीक्षा में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन किसी कारणवश उसका परीक्षा में सफल ना, तो हमारे मुंह से बरबस ही एक शब्द निकल जाएगा, अरे बाप रे बाप ये कैसे हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, तुम परीक्षा में सफल कैसे नहीं हो पाए। ठीक है, तो बेटा ये बाप रे बाप जो है ये प्रशंसा को नहीं बल्कि किसको, ये दुख के भाव को निरूपित करेगा। तो यहाँ पर ये बाप रे बाप प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बौरों सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरत तहीं कि बाण की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरत नहीं। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है, बहुत बेहतरीन पंक्ति है बेटा। ये पंक्ति जो है ये लक्ष्मण परशुराम संवाद से है, धनुष भंग के बाद की लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। ठीक है, जहां पर क्या कहते हैं, लक्ष्मण शिव धनुष के टूटने पर जो परशुराम बार बार
प्रलाप कर रहे होते हैं कि उनके इष्ट का धनुष ही भंग कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और उनके आराध्य के धनुष को तोड़ने वाले को वो क्या करेंगे, उसका वध कर देंगे, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मण उनसे क्या करते हैं, संवाद करते हैं, उनको समझाते हैं कि क्षत्रिय धर्म ही ये है कि वो क्या करे, धनुष को ले। अब वो इस चीज को पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। और बात यहां पर जब इस चीज की आती है तो देखो बेटा, यहां पर पूछा गया कौन सा रस है, तो ऑप्शन ए अद्भुत, बी करुण, सी वीर और डी रौद्र। तो ये पंक्ति जो है ये क्रोध के भाव में बोली जा रही है। किसके भाव में बोली जा रही है, क्रोध। क्योंकि क्या हो रहा है, परशुराम के वचनों को सुन करके क्या हो रहा है, लक्ष्मण जो है वो क्रोधित हो रहे हैं और क्रोध में वो वचन को कह रहे हैं, या लक्ष्मण की कही हुई बातों से परशुराम क्रोधित होकर के उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मन के जो स्थायी भाव के रूप में क्रोध है उसको जागृत कर रहे हैं और एक दूसरे को क्या मार डालने का, वध कर डालने का, सिखा देने का यहाँ पर प्रलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा अगर क्रोध का भाव आ रहा है तो क्रोध स्थायी भाव किसका होता है, रौद्र का होता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, रौद्र रस। क्या हो जाएगा, रौद्र रस। अगला देखो, उप विराम का चिन्ह कौन है। विराम के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ पर देख लो बेटा, कामता प्रसाद गुरु ने 20 प्रकार के विराम चिन्हों की चर्चा की गई है, उसमें से उप विराम का चिन्ह जो होता है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उप विराम ऑप्शन फर्स्ट का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है कि इनका संबंध किस काल से है। ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल और डी आदिकाल। तो आप सभी जानते हैं भक्तिकाल के ये प्रमुख कवि हैं। एक कबीरदास जो है ये निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख हैं, निर्गुण संप्रदाय या निर्गुण शाखा के प्रमुख हैं। तुलसी जो है वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख हैं या रामाश्रयी शाखा से संबंधित हैं, और सूर का संबंध जो है बेटा वो कृष्णाश्रयी शाखा से है। किससे है, कृष्णाश्रयी शाखा से है। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख हैं कौन, सूरदास। ठीक है, और ये तीनों ही शाखाएं, इसके साथ बेटा एक और आती है जिसको हम प्रेम मार्गी बोलते हैं। एक और कौन सी शाखा आती है जिसको हम प्रेम मार्गी बोलते हैं, और प्रेम मार्गी इन चारों को मिला करके क्या बनता है, भक्ति काल बनता है। क्या बनता है, भक्ति काल बनता है। ठीक है बेटा, भक्ति काल बनता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ऑप्शन ए अजा धन अंत, ऑप्शन बी अजा धन अंत, सी अच धन अंत और डी अच धन अंत। तो बेटा यहां से देखो ये शब्द लिखा हुआ है अजंत, हम आपको तोड़ करके दिखा दे रहे हैं। शब्द लिखा हुआ है अजंत, यहां से ये पद टूटेगा, इसको तोड़ करके लिख लो। ये जा और आ में टूटा और जैसे ही आया तो दूसरा पद आपको दिख गया। दूसरा पद क्या बन गया, अंत बन गया। और देख लो यहाँ पे अंत कहाँ दिया हुआ है, तो अंत तो तीनों में, चारों में दिया हुआ है, तो यहाँ से तो नहीं बनेगा। अब ये देखो जा, जा बेटा कैसा पद है, तीसरा पद है। हमने आपको संधि में पढ़ा रखा है कि तीसरा जो पद मिलता है वो किसके फलस्वरूप मिलता है, तो बेटा वो पहले के फलस्वरूप मिलता है। यानी इस तीसरे का पहला क्या होगा, इस तीसरे का पहला बेटा चा होगा, तो पूर्व पद क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा अच धन अंत। अब देख लो ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए नदी, बी प्रत्येक, सी साधु और डी घर। तो बेटा ध्यान रखना, सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पद है बी प्रत्येक। प्रत्येक का प्रयोग जो है वो सदैव एक वचन के रूप में होता है, सदैव एक वचन के रूप में होता है। इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा क्या है, अगर किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द आ रहा है तो इसके साथ जो क्रिया का पद होगा वो क्रिया भी कैसी होगी, एक वचन की होगी। किसकी होगी, एक वचन की होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। क्षणिक का विलोम पूछ रहा है आपसे, क्षणिक का विलोम पूछ रहा है। तो क्षणिक का मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए अक्षम्य, बी शाश्वत, सी पल और डी मलिक। तो क्षणिक का बेटा कम समय होता है, तो कम समय का मतलब होगा जो हमेशा हो, अधिक समय के लिए हो, और हमेशा के लिए पद होता है ऑप्शन बी शाश्वत। तो क्षणिक का विलोमार्थी पद हो जाएगा ऑप्शन बी शाश्वत। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। अभी अभी दशहरा का मेला संपन्न हुआ है, उसी से संबंधित देखो ये वाक्य भी आ गया कि मन नहीं मानता है, बीमार है लेकिन फिर भी क्या होता है, अरे यार 1 साल बाद आएगा, चलो चल करके क्या करे, घूम आए। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये पद बन गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी परंतु वह मेला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वाक्य में त्रुटि आपको बतानी है। तो देखो क्या होगा, ए यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, बी यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, ऑप्शन सी यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, और ऑप्शन डी यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला देखने गया। तो बेटा ध्यान रखो, यद्यपि के साथ क्या करते हैं, तथापि का प्रयोग करते हैं। यद्यपि और तथापि पदों का, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे के साथ क्या होता है वैसा, इसी प्रकार यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग करते हैं। और अगर इस संदर्भ में देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि, मीनिंग इसकी वही बनेगी फिर भी, लेकिन यहां पर व्याकरण के दृष्टिकोण से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला देखने गया। 7वां, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कनिका मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा गया होगा, बिल्कुल सही बेटा, इसमें पूछा गया है अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प है, ऑप्शन ए रूपक, बी श्लेष, सी यमक और डी उपमा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक। आप कहोगे सर जी कैसे, तो बेटा यहाँ देख लो, यहाँ पर एक ये है और एक ये है, इस पद को क्या करो, अगर यहाँ से तोड़ दो तो ये देखो ये भी क्या मिल गया, ये भी मन का मिल गया। तो यानी ये भी मन और ये भी मन, ये दोनों देखो एक ही पद मिल गए। और अगर बात करें तो यमक क्या कहता है, शब्द एक से अधिक बार, यमक क्या कहता है, शब्द एक से अधिक बार और अर्थ भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, जिसको हम लोग कहते हैं भिन्नार्थक शब्दों वाले पदों की आवृत्ति। भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति अगर किसी अलंकार में हो जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर बेटा यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यमक की अगर बात करें तो यहाँ पर मन है, तो एक मन का मतलब क्या होता है, एक मन का मतलब हो गया हृदय, और दूसरे मन का मतलब क्या हो गया है, दूसरे मन के का मतलब हो गया माला की दाना। ठीक है, माला की दाना, जो माला होती है, माला में जो दाने पड़े होते हैं उसको हम मनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनका बोलते हैं। तो इस यहाँ पे मनका का अलग अलग अर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विलोम पूछा गया है। हास्य का मतलब होता है हंसना, और हंसने का विलोम क्या बनते हैं बेटा, हंसने का विलोम बनाते हैं रोना। अब देख लो विकल्प क्या है, ए शौर्य, बी उपहास, सी रुदन और डी हास्य। तो बेटा रोने को क्या बोलते हैं, रुदन बोलते हैं, रोने को रुदन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी कोई। तो बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो बेटा लिख लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 2 होते हैं। 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग होते हैं, जो क्या होते हैं, तो बेटा वो होता है, एक होता है कोई और दूसरा होता है कुछ। ये 2 पद अगर किसी वाक्य में दिख जाए तो ध्यान रखना है किससे संबंधित हो जाएंगे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के पद हो जाएंगे। कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त शब्द के लिए सही संधि विच्छेद को आपको चुनना है। ऑप्शन ए उपरोधन उक्त, ऑप्शन बी उपराधन उक्त, ऑप्शन सी ऊपरी धन उक्त और ऑप्शन डी ऊपरी धन उक्त। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और यहीं से देखो मैं बता दे रहा हूं, यहां पर देखो तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या मिला बेटा, ये मिला ई, और ये किसके साथ लगी है, ये लगी है रा के साथ। ध्यान से देखते जाओ, ये मिली ई रा के साथ लगी है, और दूसरे पद का प्रारंभ किससे हो रहा है, ऊ से। इतनी चीज को देख लो, ई के साथ ऊ आ रहा है, यानी दोनों पदों पर क्या है, दोनों पदों पर स्वर है। तो बेटा ये स्वर संधि तो हो गई। अब यहां पर स्वर संधि का भेद कौन सा है, तो स्वर संधि का
बेटा भेद कैसे पहचानेंगे, तो पहले पद पे बेटा क्या आई, ई आई, और हमें मालूम है ई ऊ और री, ई ऊ और री के साथ अगर कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, तो बेटा वहां पर संधि कौन सी होती है, हम लोग जान चुके हैं यण संधि होती है। कौन सी होती है, यण संधि होती है। और जब यण संधि होती है तो बेटा ई जो है वो किस में बदलती है, ई जो है वो या में बदलती है। किस में बदलती है, या में बदलती है। अब यहां से देख लो, ई को जैसे ही या में बदला तो ये रा जो है वो मात्रा के रूप में इसके ऊपर आ जाएगा और ये ऊ इससे जुड़ करके शब्द बना देगा। तो देखो शब्द क्या बनेगा, ऊ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और अब ये रा जो है वो मात्रा के रूप में गया है। और जरा इतनी चीज को देखो, रा, ई और ऊ, इतनी चीज को जोड़ करके बन क्या रहा है बेटा, तो यहां पर देखो ये या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, ये या हुआ। अब ये या कैसा था, ये या आधा है, लेकिन अब आधा को पूरा कौन कर रहा है, ये ऊ पूरा करेगा। तो बेटा ये क्या बना देगा, देखो ये इस प्रकार से ये ऊ बन या में ऊ लग गया, और यहाँ पर ये रा जो है आधा है, ये रा जो आधा है ये क्या होगा, ये इसके ऊपर मात्रा के रूप में जाकर के ऐसे जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये शब्द क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, ये अब जो बचा वो क्या बचा, वो बचा ये शब्द बन गया उपर्युक्त। क्या बन गया, यही तो लिखा है उपर्युक्त। तो ऊपर धनुक्त यानी ये आंसर डी हो जाएगा। पद संधि कौन सी, यण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है। ऑप्शन ए डराकर भागना, बी बिना डर के भागना, सी डर कर भागना, और डी डर कर भगाना। तो दुम दबाकर भागना हम लोग कहते हैं ना, दुम दबाकर भाग गए यानी डर कर भागना, डर कर भागना, ऑप्शन सी। इसमें कुछ एक्सप्लेन जैसा नहीं है। अगला क्वेश्चन 22, कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। सातत्य बोधक का मतलब होता है सततता, और सततता का मतलब होता है जहां अपूर्णता का भाव प्राप्त हो। किसका हो, अपूर्णता, क्रिया कंटिन्यूटी में हो और भविष्य काल से संबंधित हो। तो यहां पर देखो ऑप्शन ए जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ऑप्शन बी शायद विनोद चला गया, ऑप्शन सी मैं लखनऊ जाऊंगा, और ऑप्शन डी कृष्ण मुरली बजाएगा। तो यहां पर देखो सातत्य की अगर बात करें तो यहां पर सातत्यता का भाव तुम्हें, कंटिन्यूटी का भाव तुम्हें, लगातार का भाव तुम्हें ऑप्शन फर्स्ट में मिलेगा। तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा सातत्य बोधक भविष्य का, सातत्य बोधक भविष्य का ऑप्शन फर्स्ट। अगला टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। जैसा कि मैंने आपको कहा था प्रशासनिक शब्दावलियों को हम आपके सामने रखेंगे। आज क्वेश्चन हमने कुछ कम ही रखे हैं, अगले टर्न से प्रयास करेंगे कि 3-4-5 क्वेश्चन के आसपास अब पत्राचार और इसके आपके मिलते रहे। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद यहां से आपसे पूछा गया है। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा, ऑप्शन ए अनुशंसा पत्र, बी स्तुति पत्र, सी प्रमाण पत्र, और डी परिचय पत्र। तो टेस्टिमोनियल शब्द देखो अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो ये टेस्ट से बना है, और टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रमाणित करना या किसी चीज को खोजना, देखना, जांच करना। तो जांच संबंधित किससे होगा, प्रमाण से हो जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमाण पत्र। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होगा ऑप्शन सी प्रमाण पत्र। इसको आप लोग याद करते रहिएगा। होता क्या है, 1-2 नंबर का ही परीक्षा में ये आता है। कई लोग ये सोच करके छोड़ देते हैं कि अरे 1 नंबर हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो छोटे से आपको 100-150 शब्द के आसपास ही होंगे टोटल। 100-150 शब्दों को पढ़ना है और उनको याद नहीं करना है। अगर आप क्या करोगे, रिवाइज भी करोगे, 7-8-10 बार आप उसको पढ़ लोगे, तो क्या होगा कि जब पेपर में आपके सामने आएगा ना तो आप अच्छे से पहचान पाओगे यार इसको कहीं इस तरीके से पढ़ा हुआ था, तो आप आंसर लगा पाओगे। और 1-8 नंबर बेटा बहुत महत्व। अगर ऐसे तुम मेरी बात को समझो, आपके 4 सेगमेंट हैं, एक मैथ का है, एक रीजनिंग का है, एक हिंदी का है, और एक किसका, एक आपका तुम्हारा चौथा इसका जीएस का हो जाएगा। ठीक, अब 400 नंबर का तुम्हारा पेपर है मेरे बच्चा। ठीक है, 160 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर के आसपास एक क्वेश्चन का वेटेज बनता है। अगर तुम ऐसे ही सब में एक एक करके छोड़ गए तो 10 नंबर तुम पीछे हो गए, और यही अगर तुम एक एक करके कर ले गए तो 10 नंबर तुम आगे हो गए। और परीक्षा में देखते हो बेटा जहां आधे नंबर की क्या होती है, मारा काटी होती है, दशमलव में क्या होता है, सिलेक्शन होता है और नहीं होता है, वहां पे 10 नंबर तुम ऐसे
छोड़ दोगे? अरे 10 नंबर तुम अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो परीक्षा से तो तुम ऐसे ही बाहर हो गए है। और अगर 10 नंबर तुमने ये क्या किए, थोड़ी सी तुमको हम कह रहे हैं, निश्चित मेरा विश्वास मान के चलो मेरे भाई, निश्चित विश्वास मान के चलो, तुम सिर्फ इसको पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, कुछ नहीं करो, 15 मिनट सिर्फ पढ़ो और डेली करते करते देखो। अभी 2-2.5 महीने का समय है परीक्षा होने में, 2.5-3 महीने के अंदर आपको बिना किसी मेहनत के ये 10 नंबर हम करवाएंगे। 10 नंबर, 1-2.5 नंबर इसका हो जाएगा और 2.5 नंबर हम पत्राचार का ले आएंगे। देखो 5 नंबर तो यहीं से हो गए और आप क्या करोगे, इसको छोड़ करके चले जाओगे। और अगर छोड़ के तो कितना गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, आधे घंटे भी अगर 15 मिनट भी पढ़ पाओगे तो विश्वास मानो कि ये ऐसे फ्री के नंबर तुम्हें मिलेंगे, फ्री के, ठीक है। चल अगला देखते हैं, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कई बार करा चुके हैं। ऑप्शन ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा और डी यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, अरे क्या लिखा है, गजब है, सी अतिशयोक्ति और डी, भैया देख लो ये तीनों वर्तनीयां ही गलत है, तीनों पद नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी अतिशयोक्ति। इसे पद को तोड़ोगे तो ये पद बनेगा ही क्या? अतिशय धन उक्ति। क्या बनेगा? अतिशय धन उक्ति। और जब इसको देखोगे ना बेटा तो अतिशय का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ा कर, और यहाँ पर उक्ति का मतलब होता है बात। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन या बात, यानी इसकी मीनिंग ही बता रही है। जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, ए भैया आओ अंकित, देखो कब बंद हो गया यार, ये लिप आने लगा। नहीं बंद नहीं हुआ सर जी, पढ़ाइए आप, चल रहा है। हाँ। तो इसको अतिशयोक्ति को क्या बोलते हैं? बढ़ा चढ़ा कर बात। यहाँ पर देखो इसकी मीनिंग के अनुसार ही हो गया, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आज के जो प्रश्न थे, चूंकि पेट की परीक्षा हो गई है तो हमने आज आपको एक सुझाव के रूप में सोचा कि आपसे इस पर चर्चा भी कर ले। हमने आज पैसेज का क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। पैसेज के क्वेश्चन को हम लोग पेट विशेष के ध्यान में रखते हुए लेकर के आ रहे थे। आपसे हम एक राय इस बारे में जानना चाहेंगे, क्या आप लोग पैसेज के क्वेश्चन चाहते हैं? अगर पैसेज के क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं, पैसेज रीडिंग चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें। आपके सुझाव अगर हाँ में होंगे तो हम अपनी आगामी चर्चाओं में गद्यांश और पैसेज के क्वेश्चंस को भी शामिल करते हुए अपनी चर्चा को आपके सामने लाएंगे। तो आज पैसेज को हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो सत्र रहा होगा वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और इन सत्र में से जैसे पेट की परीक्षा में प्रश्न पेपरों में पूछे गए, ऐसे ही इससे भी यूपीएसआई और कांस्टेबल में आपको एज इट इज प्रश्न मिलेंगे। ऐसी कामना के साथ आज की अपनी चर्चा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ऐसी कामना के साथ आप सभी को जय हिंद।